क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हाथ ने आपको डूबने से बचाया, वही हाथ वास्तव में आपको किसी और भी गहरे समुद्र में धकेलने की तैयारी कर रहा था? जरा कल्पना कीजिए, एक अनाथ बच्चा जिसके पास न माँ की ममता है न पिता की छाया। वह हर रात बस एक ही प्रार्थना करता है कि कोई आए और उसे अपना ले। और जब वह दिन आता है, जब कोई उसे गले लगाता है, तो उसे लगता है कि भगवान ने उसकी सुन ली। लेकिन क्या हो अगर वह गले लगाने वाले हाथ इंसान के नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के हों जो सदियों से सिर्फ भूखी रही हो, किसी ऐसी सत्ता के जिसके लिए आप बेटा या बेटी नहीं, बल्कि केवल एक भोजन हो, एक बलि हो। आज की कहानी ऐसे ही एक धोखे की है, एक ऐसी गोद लेने की कहानी जो एक सपने की तरह शुरू हुई थी, लेकिन जिसका अंत एक भयानक सच्चाई पर हुआ। यह कहानी मेरी है, और शायद इसे सुनने के बाद आप किसी अजनबी की मुस्कान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। क्योंकि मुझे गोद लिया गया था, मुझे प्यार दिया गया, लेकिन वह प्यार नहीं था। मुझे उनकी भूख मिटाने के लिए तैयार किया जा रहा था। मेरा नाम रोहन है, और मेरी जिंदगी के पहले 15 साल एक ऐसी जगह गुजरे जहां उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ देती थी। सेंट जूड्स अनाथालय। वहां की दीवारें, वहां का बेस्वाद खाना और वहां की ठंडी रातें, यही मेरी पूरी दुनिया थी। हम सभी बच्चे वहां एक प्रदर्शन खिड़की में रखे खिलौनों की तरह थे, इंतजार करते हुए कि कोई अमीर दंपति आए और हमें चुन ले। लेकिन 15 साल की उम्र में गोद लिए जाने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। लोग छोटे प्यारे बच्चों को चाहते हैं, किशोरों को नहीं, जो अपने साथ अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। इसलिए मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फिर वह दिन आया जिसने मेरी किस्मत बदल दी, या कम से कम मुझे ऐसा लगा। एक दंपति आया, मिस्टर और मिसेस रायचंद। वे बेहद अमीर लग रहे थे। उनके कपड़े, उनकी गाड़ी, उनका व्यक्तित्व, सब कुछ अलग था। उन्होंने छोटे बच्चों को देखा तक नहीं, सीधे मेरे पास आ गए। मिसेस रायचंद ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, हमें यही चाहिए। उनकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव थी, एक ऐसी ठंडक जो सुकून भी देती थी और डर भी। उस समय मैं इतना खुश था कि उनकी आंखों में छिपी उस गहराई को देख ही नहीं पाया जो इंसानियत से बहुत दूर थी। गोद लेने की प्रक्रिया इतनी तेजी से पूरी हुई जैसे उन्होंने पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया हो। कुछ ही दिनों में मैं उनके साथ उनकी बड़ी काली मर्सिडीज में बैठा था, अनाथालय को पीछे छोड़ते हुए। हम शहर से दूर, बहुत दूर निकल गए। उनका घर किसी शहर या कॉलोनी में नहीं था, बल्कि घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ एक पुराना हवेली जैसा विशाल मकान था। जब मैं वहां पहुंचा तो उस जगह की खामोशी जैसे चीख चीख कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता था। मैंने खुद को समझाया कि वे अमीर लोग हैं, उन्हें एकांत पसंद होगा। घर के अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई, लोहे जैसी, या शायद पुराने खून की, जो अब सूख चुका हो। लेकिन मिसेस रायचंद ने तुरंत रूम फ्रेशनर छिड़क दिया और वह गंध दब गई। उन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखाया। वह कमरा मेरे अनाथालय के पूरे डॉर्मेट्री से भी बड़ा था। मुलायम गद्दा, बड़ी बड़ी खिड़कियां और ढेर सारे खिलौने व किताबें। मुझे लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूं। मिस्टर रायचंद ने मुझे गले लगाया और कहा, अब से तुम हमारे हो, हमेशा के लिए। उन्होंने हमेशा शब्द जिस तरह कहा, वह किसी वादे से ज्यादा किसी श्राप जैसा लगा। शुरुआती दिन कमाल के थे। मुझे हर वह चीज मिली जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अच्छा खाना, महंगे कपड़े और आजादी। लेकिन धीरे धीरे मुझे उस घर और उस परिवार के अजीब नियम समझ आने लगे। पहला नियम, रात 10 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना। दूसरा नियम, बेसमेंट के दरवाजे के पास कभी नहीं जाना। और तीसरा, सबसे अजीब नियम, खाने में हमेशा सिर्फ लाल मांस मिलता था, जो अक्सर थोड़ा कच्चा होता था। जब मैंने एक बार पूछा कि क्या हम सब्जी या कुछ और खा सकते हैं, तो मिस्टर रायचंद की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने कहा, हमें ताकत चाहिए रोहन, और ताकत सिर्फ खून और मांस से मिलती है। मैं डर गया था, इसलिए चुपचाप वह आधा पका हुआ मांस खा लिया। लेकिन असली डरावनी बातें रात में शुरू होती थीं। रात के ठीक 10 बजते ही पूरे घर में एक सन्नाटा छा जाता था, लेकिन वह सन्नाटा खाली नहीं होता था। मेरे कमरे के बाहर
गलियारे में मुझे चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत भारी कदमों से चल रहा हो, और साथ में कुछ घिसटने की आवाज, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जमीन पर रेंग रही हो। एक रात प्यास लगने पर मैं गलती से नियम तोड़ बैठा। पानी लेने के लिए मैं रसोई की तरफ गया। रात के 2 बज रहे थे। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, मैंने देखा कि लिविंग रूम में मिस्टर और मिसेज रायचंद बैठे हुए हैं। वे सोफे पर नहीं थे, वे जमीन पर बैठे थे, बिल्कुल किसी जानवर की तरह झुके हुए। उनके सामने एक बड़ा सा कटोरा रखा था और वे उसमें से कुछ खा रहे थे, या शायद पी रहे थे। अंधेरे की वजह से मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं थोड़ा और आगे झुका और तभी फर्श की लकड़ी से क्रिक की आवाज आई। दोनों एक झटके में मेरी तरफ घूमे। उनके चेहरे वे इंसानों के चेहरे नहीं थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, न पुतली न आइरिस, बस गहरा अंधेरा। उनके दांत अचानक लंबे और नुकीले दिखाई देने लगे थे और उनके मुंह के चारों ओर लाल रंग का तरल लगा हुआ था। मैं अपनी सांस रोककर एक खंभे के पीछे छिप गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वे उसकी आवाज सुन लेंगे। मिसेस रायचंद ने हवा में सूंघा जैसे कोई शिकारी कुत्ता सूंघता है, और बोली, बच्चा शायद जाग गया है, मासूमियत की खुशबू आ रही है। मिस्टर रायचंद ने गुर्राते हुए कहा, अभी नहीं, ग्रहण आने में 2 दिन बाकी हैं, तब तक उसका खून पूरी तरह पकना चाहिए। मैं वहां से भागा और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात मैं कांपता रहा। मेरा दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जिन्हें मैं अपने मम्मी पापा समझ रहा था, वे असल में इंसान ही नहीं थे। ग्रहण और खून का पकना, इन शब्दों का मतलब क्या था? अगली सुबह जब मैं नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो वे दोनों बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। वही मुस्कान, वही सलीकेदार कपड़े, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब मैं उनकी सच्चाई देख चुका था। मुझे वहां से भागना था, लेकिन कैसे? घर के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और फाटक हमेशा बंद रहता था। मैंने तय किया कि मुझे सबूत चाहिए और कोई रास्ता ढूंढना होगा। उस दिन दोपहर को जब वे दोनों बाहर गए हुए थे, मैंने हिम्मत जुटाई और उस बेसमेंट की ओर गया जहां जाने की मनाही थी। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन फिल्मों में देखा हुआ तरीका अपनाकर मैंने हेयर पिन से कोशिश की और किस्मत से वह पुराना ताला खुल गया। बेसमेंट में घना अंधेरा था और वहां से वही सड़ांध भरी बदबू आ रही थी जो मुझे पहले दिन महसूस हुई थी। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई। नीचे उतरते ही जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, शैतानी चेहरे, आग और बलि के दृश्य, और एक कोने में मिट्टी के ढेर के नीचे कुछ कपड़े और जूते पड़े थे, छोटे बच्चों के जूते। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। वे स्कूल यूनिफॉर्म के टुकड़े थे। किसी का खिलौना भी पड़ा था। वहीं एक डायरी रखी हुई थी। मैंने उसे खोला। उसमें तारीखें लिखी थी। हर 5 साल के अंतराल पर एक तारीख और हर तारीख के सामने एक नाम। राहुल 2005, प्रिया 2010, अमित 2015 और आखिरी प्रविष्टि थी रोहन 2020। तारीख थी परसों की, पूर्णिमा का ग्रहण। तभी मुझे सब समझ आ गया। वे लोग मुझे गोद लेने नहीं आए थे। वे हर 5 साल में एक बच्चा लाते थे, उसे प्यार से पालते पोसते थे ताकि वह स्वस्थ रहे, और फिर किसी शैतानी शक्ति को खुश करने के लिए उसकी बलि चढ़ा देते थे। वे पुराने कपड़े उन्हीं बच्चों के थे जो मुझसे पहले यहाँ आए थे और जो कभी वापस नहीं गए। कल भी नहीं रुकना था। मैं ऊपर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही मैं बेसमेंट से बाहर निकला, सामने मिस्टर रायचंद खड़े थे। इस बार वे मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनका शरीर अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा होने लगा था। हड्डियों के टूटने मरोड़ने की डरावनी आवाजें आ रही थीं। उनकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, 6 फुट से 7 फुट, फिर 8 फुट। उन्होंने ऐसी आवाज में कहा जो किसी इंसानी गले से नहीं निकल सकती थी, तुमने नियम तोड़ा है रोहन, तुम्हें बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए था। अब सरप्राइज खराब हो गया। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पीछे मिसेस रायचंद खड़ी थीं। अब वे किसी औरत जैसी नहीं थीं, बल्कि एक साए में बदल चुकी थीं, जिनके हाथ लंबे नुकीले पंजों में तब्दील हो गए थे।
कोई बात नहीं, उसने कहा। कच्चा फल तोड़ने का भी अपना मजा होता है। मैं जान बचाने के लिए ड्राइंग रूम की तरफ भागा। वे मेरे पीछे थे, लेकिन दौड़ नहीं रहे थे। वे हवा में तैरते हुए मेरी ओर आ रहे थे। मैं मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वह बंद था। मैंने कुर्सी उठाकर खिड़की पर दे मारी और शीशा तोड़ दिया। कांच के टुकड़े मेरे हाथों और पैरों में चुभ गए। खून बहने लगा, लेकिन दर्द महसूस करने का समय नहीं था। मैं खिड़की से कूदकर जंगल की ओर भागा। मेरे पीछे से उनकी हंसी की आवाजें आ रही थी। भागो रोहन, जितना तेज भागोगे तुम्हारा खून उतना ही गर्म होगा और हमें उतना ही मजा आएगा। मैं जंगल में बदहवास भाग रहा था। पेड़ों की डालियां मेरे चेहरे को चीर रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे जंगल भी उनका साथ दे रहा हो। हवा में उनके सरकने की आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। तभी अचानक मेरे सामने एक गड्ढा आया और मैं उसमें गिर गया। मैं वहां छिपा रहा, सांस रोके हुए। ऊपर से दो बड़े साए गुजर गए। वे मुझे ढूंढ रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे, लेकिन वह कोई इंसानी भाषा नहीं थी। वह गुर्राहट और चीखों का डरावना मिश्रण थी। किस्मत से सुबह होने वाली थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, वे आवाजें बंद हो गईं। मैंने सुना था कि बुरी शक्तियां रोशनी से डरती हैं। मैं गड्ढे से बाहर निकला और हाईवे की तरफ भागा। मुझे एक ट्रक दिखा। मैंने हाथ दिया और ड्राइवर ने मुझे बैठा लिया। जब मैंने उसे बताया कि मैं कहां से आ रहा हूं, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, बेटा, वह पहाड़ी तो पिछले 50 साल से वीरान है। वहां जो हवेली थी वह तो आग में जल चुकी थी। वहां कोई नहीं रहता। मैं सन्न रह गया। अगर वहां कोई नहीं रहता तो मुझे गोद किसने लिया था? वह खाना, वे कपड़े, वह घर, क्या वह सब सिर्फ एक छलावा था? आज मैं वापस शहर आ गया हूं। मैं पुलिस के पास गया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि रिकॉर्ड्स में मिस्टर और मिसेस रायचंद नाम का कोई दंपति मौजूद ही नहीं था। अनाथालय के रिकॉर्ड से भी मेरा दत्तक ग्रहण फॉर्म गायब था, जैसे मैं कभी गोद लिया ही नहीं गया था। लेकिन मेरे पास सबूत है, मेरे हाथों पर वे निशान जो उस रात खिड़की तोड़ते समय लगे थे, और मेरे दिमाग में दबी हुई वे भयानक यादें। मैं बच तो गया, लेकिन आज भी जब रात होती है, मुझे अपने कमरे के बाहर वहीं घिसटने की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं वहां से भागा ही नहीं हूं। शायद मैं अब भी उसी बेसमेंट में हूं, और यह सब सिर्फ मेरा आखिरी सपना है, उनके दांत मेरे गले तक पहुंचने से ठीक पहले। अगर आपको कभी कोई ऐसा इंसान मिले जो बिना किसी शर्त, बिना किसी वजह के आप पर हद से ज्यादा प्यार लुटाए, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है वह आपको प्यार नहीं कर रहा हो, बल्कि अपने अगले शिकार को तैयार कर रहा हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, खासकर एक परिवार का प्यार। और कभी कभी उस प्यार की कीमत आपकी जान होती है। मेरी कहानी शायद खत्म हो गई है, लेकिन उनकी भूख अब भी शांत नहीं हुई है। वे ढूंढ रहे होंगे अगला रोहन, अगला शिकार। कहीं वह अगला आप तो नहीं?